अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन और टिश्यू कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन? सो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सेल इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। मतलब सेल के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स या पार्ट्स होते हैं इनको सेपरेट करना या अलग करना, इस प्रोसेस को सेल फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। अब कैसे सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हम सेपरेट कर सकते हैं? सो इट इज़ डन इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। मतलब सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, इस प्रोसेस को या इस टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसके अंदर एक रूटर लगा होता है विच रोटेट्स आर ड्यूअल मटेरियल्स। यहाँ पे एक स्केल लगा होता है जिसके ज़रिए हम रोटेशन स्पीड और टाइम वगैरह को सेट कर सकते हैं। अब कैसे हम इस मशीन के ज़रिए सेल के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट कर सकते हैं? सो द फर्स्ट स्टेप इज़ फार्मेशन ऑफ होमोजेनेट और ग्राइंडिंग। होमोजेनेट ये किसे कहते हैं? सो होमोजेनेट ये एक मिक्सचर होता है जिसमें मुख्तलिफ जो मटीरियल्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जिस चीज़ के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लीफ लिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लीफ को ग्राइंड करते हैं सही, ताकि ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद उसमें सॉल्वेंट डालते हैं, तो इस तरह एक मिक्सचर बन जाता है जिसको होमोजेनेट कहा जाता है। इसके बाद होमोजेनेट को सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है। पुटिंग होमोजेनेट इन सेंट्रीफ्यूज, मतलब इस मिक्सचर को या होमोजेनेट को सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है। थर्ड स्टेप है स्पिनिंग। मतलब जब हम होमोजेनेट को सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं और सेंट्रीफ्यूज मशीन को स्विच ऑन करते हैं, तो जो मिक्सचर है या होमोजेनेट है ये रोटेट होना शुरू हो जाता है, या इसकी रोटेशन होती है, रिवोल्यूशन होती है, जिसको स्पिनिंग कहा जाता है। स्पिनिंग से क्या होता है, तो जब हम किसी चीज़ को स्पिन करते हैं तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होती है, और इस फोर्स की वजह से मिक्सर में जो चीज़ें होती हैं वो बॉटम पे बैठ जाती हैं। तो ये याद रखें कि जो सेल जो मुख्तलिफ कंपोनेंट सेपरेशन है उसके लिए जो स्पिनिंग है वो मुख्तलिफ स्टेप्स में की जाती है। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, मटेरियल होमोजेनेट को लो स्पीड पे स्पिन करते हैं। तो जब हम होमोजेनेट को लो स्पीड पे स्पिन करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, जो मिक्सचर के अंदर जो हेवी चीज़ें होती हैं, मसलन होल सेल्स या न्यूक्लियाई वगैरह, ये बॉटम पे बैठ जाती हैं, और जो हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर रह जाती है। तो इस तरह होमोजेनेट के दो लेयर्स बनते हैं। जो बॉटम जो लेयर है उसको पैलेट कहा जाता है, जबकि जो ऊपर जो लेयर होती है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि जब हम होमोजेनेट को लो स्पीड पर स्पिन करते हैं तो क्या होता है, होल सेल्स ये सेपरेट हो जाते हैं, और इसके साथ जो मिक्सचर में न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं वो भी बॉटम पे बैठ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सुपरनेटेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है एक और टेस्ट ट्यूब में, और अगेन इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है। लेकिन इस बार इस मटेरियल को मीडियम स्पीड पे रोटेट किया जाता है, मतलब स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। ऐसे क्या होता है, जब हम इस मटेरियल को लो मीडियम स्पीड पे रोटेट करते हैं तो जो मीडियम साइज पार्ट्स होते हैं यार मिक्सचर में, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स वगैरह, वो बॉटम पे बैठ जाती है, और हल्की चीज़ें लाइट पार्ट्स वो ऊपर रह जाती है। इसके बाद अगेन सुपरनेटेंट या अपर लेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है एक और टेस्ट ट्यूब में,
और उस टेस्ट ट्यूब को अगेन सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है, लेकिन अगेन स्पीड और इंक्रीज़ की जाती है, मतलब इस मटेरियल को हायर स्पीड या हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब हम इस मटेरियल को अगेन हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट मटेरियल या मिक्सचर में जो स्मॉल साइज्ड पार्ट्स होते हैं, राइबोसोम्स या क्रोमोसोम्स या अदर जो पार्ट्स होते हैं सेल पार्ट्स, वो बॉटम पे प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो इस तरह जो सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज वगैरह होते हैं, थ्रू दिस टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए उनको मुख्तलिफ स्टेप्स में हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखें कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक स्पीड और टाइमिंग की ज़रूरत होती है। तो लो स्पीड पे ये हेवी पार्ट्स सेपरेट होते हैं, फिर जब हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो मीडियम स्पीड पे मीडियम साइज पार्ट सेपरेट होते हैं, और फिर जब हम फर्दर स्पीड इंक्रीज़ करते हैं हाई स्पीड पे तो जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं सेल के वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक टिशू कल्चर है। व्हाट इज़ टिशू कल्चर? टिशू कल्चर किसे कहते हैं? सो द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज आर सेल्स टेकन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट से जब हम सेल्स, थोड़े से सेल्स लेते हैं या टिशू लेते हैं, उसको ग्रो करके जब हम न्यू प्लांट डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो इस टेक्निक को टिशू कल्चर कहा जाता है। अब टिशू कल्चर ये क्यों करते हैं? हालांकि प्लांट्स, ये आपको पता होगा, ये खुद भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब न्यू प्लांट्स डेवलप या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टिशू कल्चर का क्या पर्पज़ है, ये क्यों करते हैं? तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है टिशू कल्चर का, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली सेम सेल्स या ऑर्गेनिजम्स, मतलब जेनेटिकली मीन के क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बेस्ट वैरायटी कोई प्लांट हो एंड यू वांट के इस तरह के और प्लांट्स डेवलप हो या आ जाए मेरे पास, तो क्या करते हैं, इस टेक्निक के ज़रिए इस ओरिजिनल प्लांट से हम न्यू प्लांट्स, ये एग्जैक्टली सिमिलर प्लांट्स ये डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ टिशू कल्चर। सेकेंडली, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है उसके प्रोडक्शन के लिए भी टिशू कल्चर ये किया जाता है। तो टिशू कल्चर, इसमें जो चीज़ें, जो अपरेटस रिक्वायर्ड होता है, सेल कल्चर होल्ड, इनक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटर, स्टीरलाइज़र या ऑटोक्लेव वगैरह, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सेल कल्चर होल्ड ये एक बड़ा जर्म फ्री चैम्बर होता है जिसके अंदर टिशू कल्चर का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जाता है ताकि बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह इसमें शामिल ना हो। इनक्यूबेटर ये एक मशीन है जिसमें सेल्स या टिश्यूज़ जिनको हमने कल्चर करना हो वो रखे जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी ये है, एक प्रॉपर्टी है इस मशीन के इनक्यूबेटर की, कि ये जो कल्चरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है, मतलब सूटेबल कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह, वो प्रोवाइड करती है। सेंट्रीफ्यूज के बारे में तो इससे पहले हमने पढ़ा हो, आप जानते होंगे। रेफ्रिजरेटर भी आप जानते होंगे, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। स्टीरलाइज़र या ऑटोक्लेव ये भी एक मशीन है। ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है? तो स्टीरलाइज़र या ऑटोक्लेव ये किसी चीज़ से जर्म्स रिमूवल के लिए, मतलब अगर किसी चीज़ से, मटेरियल से जर्म्स रिमूव करने हों, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो चीज़ वो स्टीरलाइज़र या ऑटोक्लेव में रखी जाती है। थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इस टेक्निक के ज़रिए हम किसी प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से एग्जैक्टली उस तरह न्यू प्लांट्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट है। एक्स प्लांट ये किसे कहते हैं? तो जिन सेल्स या टिश्यूज़ को हम कल्चर करते हैं उसको एक्स प्लांट कहा जाता है। एक्स प्लांट ये ओरिजिनल प्लांट के लिए
रूट या स्टेम या किसी भी पार्ट से हम ले सकते हैं। अगर रूट या स्टेम या लीव से हम थोड़े से सेल्स या टिश्यूज ले लें तो उनको एक्सप्लांट कहा जाता है। इसके बाद एक्सप्लांट इसको ऑटोक्लेव में या स्टीरलाइज़र में रख के उसको स्टीरलाइज किया जाता है ताकि अगर बैक्टीरिया वगैरह वो ख़त्म हो जाएं। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप, एक्सप्लांट स्टीरलाइजेशन है। इसके बाद थर्ड स्टेप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट एंड कल्चर मीडिया, मतलब जो एक्सप्लांट हम लेते हैं उसको कल्चर मीडिया में रखा जाता है। कल्चर मीडिया ये किसे कहते हैं? सो कल्चर मीडिया ये एक सेमी सॉलिड ये एक सोल्यूशन होता है जिसमें मुख्तलिफ न्यूट्रेंट्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो प्लांट या टिश्यू ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इस सोल्यूशन या मीडिया को कल्चर मीडिया कहा जाता है। तो क्या होता है जब हम एक्स प्लांट को कल्चर मीडिया में रखते हैं तो क्या होता है, जो एक्स प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट एक लूज सा टिश्यू बन जाता है विच इज़ नोन एज कैलस। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, कैलस फॉर्मेशन। कैलस ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास होता है, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है कैलस, जिसको कैलस कहते हैं। इसके बाद हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वगैरह। तो सबसे पहले लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन ये कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं जहाँ पे कैलस होता है। तो इससे क्या होता है, लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन ऐड करने से शूट फार्मेशन, मतलब कैलस ये छोटे छोटे शूट्स डेवलप करता है। उसके बाद हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन, मतलब ऑक्सिन थोड़ा सा ज़्यादा और साइटोकाइनिन ये कम, ये ऐड किए जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो या जो कैलस है वो स्मॉल रूट्स डेवलप कर लेता है। तो इस तरह ये हार्मोन्स ऐड करने से एक छोटा सा कैलस ये कन्वर्ट हो जाता है एक छोटे से प्लांट में जिसको प्लांटलेट ये कहा जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप, इस प्लांटलेट को यहाँ से कल्चर मीडिया से या इस फ्लास्क या कंटेनर से निकाला जाता है और उसको सॉइल या ग्रीन हाउस में लगाया जाता है जहाँ पे फर्दर प्लांटलेट की ग्रोथ होती है और जो प्लांटलेट है वो एक अगेन एक प्लांट में डेवलप होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक और डायग्राम है प्लांट से हम जो छोटा सा एक लीफ या किसी और पार्ट से एक सेल्स या एक टिश्यू अगर हम लेते हैं एक्स प्लांट, तो अगर उसको हम रखते हैं कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं तो क्या होता है, वो जो सेल्स है या टिश्यूज़ है वो कन्वर्ट या डेवलप हो जाते हैं इन अगेन इनटू अ प्लांट। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि इस टेक्निक के ज़रिए हम किसी ओरिजिनल प्लांट से एग्जैक्टली उसी तरह जेनेटिकली आइडेंटिकल जो प्लांट्स है या ऑफस्प्रिंग्स है वो डेवलप कर सकते हैं।